दोस्तों, हम आपको कुछ आज फिजिक्स के बारे में या लॉज ऑफ फिजिक्स के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी जैसे लॉ है, ये साइंस में मिसकंसेप्शन है कि लॉ जो है सो गलत हो सकता है। लॉ कभी गलत हो सकता है? लॉ कभी गलत नहीं हो सकता है। दोस्तों, कोई भी लॉ जो है सो ये नेचर के ऑब्जर्वेशन से आया है और हमने क्या किया है, अडेप्ट किया है। सूर्य का उगना, सूर्य का डूबना, ये तो लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। ये कैसे गलत हो सकता है? ये तभी गलत हो सकता है जब ये ब्रह्मांड ख़त्म हो जाएगा। पर साइंस में कुछ लोगों को ये गलत अवधारणा है कि भाई ये लॉ गलत हो गया, ये लॉ अब आ गया है। ऐसे ही अवधारणा अभी तक बहुत सारे ऐसे साइंस के मानने वाले विद्वानों के दिमाग में बैठा हुआ है। जैसे कि हम थोड़ा बहुत लॉ को जानने से पहले हम साइंटिफिक मेथड को जानते हैं। साइंटिफिक मेथड क्या है? साइंटिफिक मेथड ये है कि वैज्ञानिकों का एक नियम, वैज्ञानिकों ने कुछ स्टेप्स के द्वारा एक साइंटिफिक मेथड के इर्द गिर्द ही अभी तक कोई भी ऑब्जर्वेशन या लॉ थ्योरी अभी तक डेवलप हो पाए हैं। हमने एक लेक्चर में यह भी बताया है कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। उसमें सबसे पहल जो होता है ऑब्जर्वेशन का आता है। जब हम प्रकृति को सहज रूप से, सुगमता रूप से उसका अध्ययन करते हैं तो उसके बाद हमें कुछ मेजरेबल्स आइटम्स आते हैं, जिस पे क्या करते हैं उसको हम मेजर करने के बाद हम उसके रियलिस्टिक पार्ट को देखने के बाद उस पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उसका जनरलाइजेशन कर देते हैं बाय इंडक्टिव वे से और उसको एक रूल दे देते हैं। यही रूल एक लॉ होता है जिसका बाद में कोई अन्य विद्वान आकर के उसको थोड़ा चैलेंज करते हैं। विद्वान मतलब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जानते हैं कि यह सत्य है, फिर भी उनको नहीं मानते हैं। वैज्ञानिक तो ऐसे ही होते ही हैं, क्योंकि किसी चीज़ को वो सत्य मान करके फिर भी उनमें उसमें कुछ शुद्धता चाहते हैं। उस पे बार बार फिर उस लॉ के जो भी फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के आधार पर वो अपना एक फैक्ट्स बनाते हैं और उसको टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग करने के बाद उस पे एक हाइपोथेसिस, अपना परिकल्पना देते हैं, जिसे हम अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस कहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका अपना हाइपोथेसिस सही हो जाए, पर नल हाइपोथेसिस तो सही ही रहता है। अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एक लॉ है और अल्टरनेटिंग हाइपोथेसिस लॉ से थोड़ा डेविएशन है। नल हाइपोथेसिस बिल्कुल वही होता है जो लॉ में फैक्ट से जो मूल बातें निकल कर आती हैं। दोस्तों, और ये जब नल हाइपोथेसिस भी अगर नहीं सही होता है, यानी अल्टरनेटिंग सही हो जाता है, तो लॉ में मॉडिफिकेशन होता है। और लॉ जो मॉडिफिकेशन होने के बाद, एक फॉर्मूलेशन होने के बाद उसमें यदि मॉडिफिकेशन होता है तो ये लॉ एक थ्योरी के रूप में आ जाता है। तो लॉ ऑफ नेचर हम उसको थ्योरी के रूप में भी, जब उसके बहुत सारे एविडेंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को एक जनरलाइज फॉर्म में
स्टडी किया जाने लगता है तो वो थ्योरी कहलाता है। हम थ्योरी और लॉ को एक फैक्ट्स वो होता है जो कि आसानी से वो प्रूव किया जा सके, यानी कि लॉ, फैक्ट्स और थ्योरी। जैसे कि मेरा फैक्ट्स है कि मेरे घर में एक गैरेज है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे घर में गैरेज है? हम आसानी से जो आइडिया होगा, अपने आइडिया के आधार पे हम बहुत सारे वस्तु को उस गैरेज में रखते होंगे, बहुत सारे उसको खोलते होंगे, बंद करते होंगे। आसानी से जिस चीज़ को प्रूव किया जा सकता है उसे फैक्ट्स कहा जाता है। तो कहने का मतलब लॉ एक जनरल आइडिया को जब फैक्ट्स द्वारा और हाइपोथेसिस द्वारा और बहुत सारे एविडेंस के द्वारा प्रूव किया जाता है तो एक हाइपोथेसिस के आफ्टर और फैक्ट्स के आफ्टर लॉ थ्योरी हो जाता है। तो कहा जाता है कि लॉ और थ्योरी दो अलग अलग चीज़ है, और एक भी चीज़, ये लॉ और थ्योरी आपस में अलग भी हैं और एक दूसरे से अलग भी नहीं है, ऐसा है। ये बिल्कुल फैक्ट्स भी अलग हैं, लॉ भी अलग हैं, थ्योरी भी अलग है, हाइपोथेसिस भी अलग हैं। ये सब सारे चीज़ साइंटिफिक मेथड्स के टूल्स हैं, और ये एक स्ट्रिंग के माध्यम से रस्सी में बंधे हुए साइंटिफिक मेथड्स के टूल हैं, जो कि यूनिफिकेशन होने के बाद इस संसार को एक सही सुझाव, सही दिशा, सही डायरेक्शन देता है। तो आज से नहीं, अनवरत समय से ये यूनिफिकेशन यानी साइंटिफिक मेथड चलते आ रहा है और ये चलते रहेगा। तो जो भी हैं, तो साइंटिफिक मेथड यानी ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, उसके बाद उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट होने के बाद उनके बाद उसको एक रूल के अंदर यानी फॉर्मूलेशन जिसे लॉ कहते हैं, उसके बाद उसमें टेस्टिंग, उसके बाद हाइपोथेसिस। यह अनवरत प्रक्रिया सदा से चलते आ रहा है। तो पर मेन इन साइंटिफिक मेथड में जो फैक्ट्स हैं, लॉ है, हाइपोथेसिस है, और इनमें लॉ और हाइपोथेसिस को समझना है, क्योंकि यही लॉ और थ्योरी को समझना है, क्योंकि इन्हीं में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि लॉ और थ्योरी क्या है। इसके लिए सबसे अच्छा ग्रेविटी जो है एक फैक्ट है। ग्रेविटी फैक्ट क्या करता है, जो कि लॉ और थ्योरी में आपको अंतर थोड़ा बहुत समझाने का कोशिश करता है, जिसके पीछे बहुत समय से बहुत वैज्ञानिक पड़े हुए हमारे अनंत समय से जो पृथ्वी पे ये चलता आ रहा है, चाहे आर्यभट्ट हों, उन्होंने भी सूर्य की गति, पृथ्वी की गति का अध्ययन किया और खगोल शास्त्री के रूप में जाना गया कोपरनिकस, उसके बाद गैलीलियो, उसके बाद न्यूटन, उसके बाद आइंस्टीन, और अभी आइंस्टीन का ही ग्रेविटी थ्योरी चल रहा है। पर इसमें भी अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि ब्लैक होल को आइंस्टीन का ग्रेविटी थ्योरी भी एक्सप्लेन करने में असमर्थता महसूस कर रहा है। तो एक आपका लास्ट में एक MQ ग्रेविटी थ्योरी, लूप थ्योरी आया, जिसे कहा गया लूप क्वांटम ग्रेविटी, जो एक लास्ट थ्योरी है, जो फाइनल थ्योरी माना जा रहा है फिजिक्स का। पर इससे पहले क्या था? सबसे पहले तो गैलीलियो थे, उन्होंने अर्थ को फ्लैट माना था
और ग्रेविटी को एक फ्लैट माना था, ये अर्थ फ्लैट है। उन्होंने उस समय कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। मैथ उस टाइम में लगभग एक समय आया था जो सो गया था। उससे पहले भी मैथ बहुत डेवलप था, क्यों नहीं कहें, क्योंकि आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ ने हमारे से बहुत सारे, उससे भी पहले सलवा सूत्र जो भी है उसमें भी बहुत सारे यज्ञ वेदी बनाने का एक फार्मूला है, जो कि देखा गया है कि जो यूक्लिड हैं 260 ईस्वी के पहले मैथमेटिशियन, जो यूक्लिड ज्योमेट्री है, अभी भी बहुत सारे फैक्ट को जो भी यूज किए जा रहे हैं, जो वैज्ञानिक थे वो भी मैथमेटिशियन, एक ज्योमेट्रिस्ट थे जो 230 ईस्वी पूर्व, कहने का मतलब वो भी हम कहेंगे आज के मैथमेटिशियन से बहुत ही आगे थे। और सलवा सूत्र जो है 1000 वर्ष पूर्व, 230 से भी यानी 700 वर्ष पूर्व भी है। यानी सलवा सूत्र में जो लिखा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने वेदी ऋचाएँ बनाने का तरीका दिया है, वो भी महान है। उसमें भी जो फार्मूला है अभी तक समझ नहीं आया है कि वो कैसे एक जो संस्कृत के श्लोक से उन्होंने बहुत सारे वेदी ऋचाएँ बनाने का फार्मूला दिखाया है। उसमें दिखाया है कि सर्किल एक चतुर्भुज त्रिभुज में परिवर्तित करके अन्य षटकोण पंचभुज के आकृति के विभिन्न तरह के यज्ञ ऋचाएँ बनाए हैं, एक ही क्षेत्रफल वाले, एक ही आयतन वाले। तो कहने का मतलब वहाँ भी ये चीज़ कितना व्यापक होगा। तो वो भी वैज्ञानिक हमसे, हमारे ज्ञान से पीछे नहीं थे, वो भी बहुत आगे थे। तो वो भी आगे थे और न्यूटन भी आगे थे और आइंस्टीन भी आगे हैं। और जो भी वैज्ञानिक आएंगे, अगर ये क्वांटम मैकेनिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर एक साथ जोड़ दें, यूनिफाइड कर दें, यानी कि साइंटिफिक मेथड यूनिफिकेशन कर दें, ऑब्जर्वेशन के द्वारा, मेजरमेंट के द्वारा, या एक्सपेरिमेंट करके, फार्मूलेशन करके, या उनके टेस्टिंग करके, मॉडिफिकेशन के हाइपोथेसिस करके, तो हमारा जो ब्लैक होल का जो अभी तक आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको पूर्ण तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, वो जो ग्रेविटी थ्योरी है, अब जो है फाइनल थ्योरी है क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी, जो हमारा एक परिकल्पना है। वो क्यों परिकल्पना रह गया है? क्योंकि अभी भी बहुत वैज्ञानिक हुए, बहुत विद्वान हुए, पर क्वांटम ग्रेविटी को अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए। इसके लिए समझने से लिए हमें ग्रेविटी जो फैक्ट्स हैं, यानी फैक्ट्स, यही फैक्ट्स ग्रेविटी ही सारे थ्योरी को बांध सकते हैं। यानी ग्रेविटी क्या होता है? बहुत ही आसान चीज़ है जो कि हमें साइंटिफिक लॉज को, साइंटिफिक थ्योरी को पुष्ट करता है, उसे मजबूत करता है। हमारे पास ग्रेविटी जो फैक्ट है, जो मेरे पास है, उसी के द्वारा हम स्ट्रिंग थ्योरी को प्रूव कर सकते हैं। कहने का मेरा यही उद्देश्य है। यानी ग्रेविटी बहुत ही एक सशक्त फैक्ट है, इसलिए वैज्ञानिकों को ग्रेविटी के बारे में सोचना चाहिए। आखिर में ग्रेविटी पे ही अगर फोकस, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट को बढ़ावा देना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी वो अपने जगह अभी तक हर जगह भी वो सत्य हैं। क्यों न्यूटन्स ग्रेविटी असत्य क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा एसोलेटेड कर लेते हैं, अलग चुन लेते हैं, ऐसा देखा गया, क्योंकि उसमें भी स्यूडो फोर्स काम करने लगता है। पर एक ऑब्सोल्यूट फ्रेम ना होने के चलते, ऑब्सोल्यूट फ्रेम हम सोच हमारा नहीं होने के चलते, संसार में ऑब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, हर चीज़ गतिशील है। यह पृथ्वी भी गतिशील है अपने अक्ष के परितः और सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करता है। सूर्य भी गतिशील है दुग्ध मेखला के तरफ, और दुग्ध मेखला भी इसी तरह से आकाश गंगा जो मिल्की वे गैलेक्सी है हमारा, वो भी दूसरे अन्य गैलेक्सी के अराउंड
वो भी घूम रहे हैं। कहने का मतलब इस संसार ब्रह्मांड में हर कुछ क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि कुछ भी जो है सो एक हम अगर सोचेंगे कि हम यही सत्य है, हमारा ये फ्रेम है, तो उसमें हम न्यूटन्स लॉ के, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में जब आइंस्टीन ने क्या किया कि हाँ कहा कि एक एब्सोल्यूट फ्रेम और स्पीड ऑफ लाइट है जो कि परम सत्य है, ये इससे अधिक कुछ भी नहीं हो सकता, यानी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड ऑफ लाइट को देख करके उन्होंने स्पेस टाइम को एक सूत्र करके उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें कर्व लाइट को भी इंट्रैक्शन करता हुआ बताया कि अधिक जो शक्तिशाली पदार्थ होगा वो एक ग्रेविटी को अपने तरफ इंट्रैक्ट कर लेगा। पर न्यूटन्स ने बताया था कि इस ब्रह्मांड में हर पदार्थ के कण एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करता है। पर न्यूटन ने बताया कि स्पेस टाइम में भी ये फार्मूला अगर देखिए तो यहाँ पे Gm/r² और L²/mr³ जो कि केंद्र प्रसारक बल या स्यूडो फोर्स कहते हैं, और ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये 3Gml²/mc²r4 ये रिलेटिविटी इफेक्ट जो न्यूटन के द्वारा जोड़ा गया न्यूटन्स लॉ में, ये स्पीड ऑफ लाइट को मान करके उन्होंने टाइम डायलेशन यानी समय रुक जाएगा और स्पेस का कर्वेचर हो जाएगा, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि एक एग्जाम्पल के रूप में लोगों ने बताया कि जैसे ट्रेन पे हम अगर 10 किलोमीटर के रफ्तार से चलते हैं तो बाहर के ऑब्जर्वर देखेंगे कि किसी वस्तु को दौड़ते हुए वाले गतिशील 10 किलोमीटर वाले ट्रेन के साथ गतिशील वस्तु उसका गति बढ़ गया है, पर वही अगर ट्रेन स्पीड ऑफ लाइट से गतिशील करे तो वो गति उस ऑब्जर्वर का उसके सापेक्ष स्पीड ऑफ लाइट चूँकि बहुत ज़्यादा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो गति नहीं बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से अधिक गति इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं हो सकता है। पर न्यूटन्स लॉ से यह गलत पाया गया। न्यूटन्स लॉ के हिसाब से लोगों का कहना है कि ये गलत है, परंतु ये गलत नहीं है, न्यूटन्स लॉ से ये सही है। हम स्पीड ऑफ लाइट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान करके जब हम चल रहे हैं तो हम ब्लैक होल के सारे जो भी हैं स्पेस शटल जो भी हमारा सिद्धांत है, अंतरिक्ष विज्ञान का सिद्धांत है, वो न्यूटन्स लॉ से ऑब्जर्व करना थोड़ा कठिन है, पर आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से उसे सहज बनाता है। तो ये कहना कि न्यूटन्स लॉ गलत है, ये हमारा सोच जो है थोड़ा बहुत संशय भरा है। न्यूटन्स लॉ कभी गलत नहीं है, यह परम सत्य है, बशर्ते कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जो हमारा सोच है एक दिशा निर्देश एक खास दिशा में सोच रहे हैं। तब अगर हम अनियंत्रित दिशा में सोचेंगे तो ऑब्वियस है कि हमारे वैज्ञानिक जो हैं सो इस तरह के, हाँ ये है कि अब संशय हर सिद्धांत को कर सकते हैं, न्यूटन्स लॉ पे भी कर सकते हैं, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे अभी भी वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक होल के जो है के बारे में सारे चीज़ को सुलझा नहीं पाए हैं। कहने का मतलब है कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी तक पहुंचना है तो हमारे पढ़ने वाले छात्रों से यह ध्यान में रखना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने कितने मेहनत से कोई लॉ बनाए हैं, अपने जीवन को खपा दिए हैं, और हम इस चीज़ को इतने आसानी से अपने जीवन का समय नहीं दे पाते हैं इन लॉ को समझने में। हमें यह लक्ष्य रखना चाहिए कि न्यूटन्स लॉ को समझे। यह अमृत है, यह अमृत है जो कि इसको अगर जो समझेगा वह परम आनंद की प्राप्ति करेगा। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी जो समझेगा, क्योंकि ये तो बहुत एडवांस है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता है, तो कहने का मतलब इसको समझने का कोशिश करना चाहिए। हाँ, इस पे संशय भी करना चाहिए कि हाँ तभी तो स्ट्रिंग थ्योरी या जो हमारा लूप क्वांटम स्ट्रिंग थ्योरी, लूप क्वांटम ग्रेविटी थ्योरी है वो डेवलप हो पाए। ये जो हमारा परिकल्पना है
क्लासिकल मैकेनिक्स को और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ने की ये हमारा फ्रूटफुल हो पाए। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है सो न्यूटन लॉ और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है का प्लस पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, ये क्लासिकल मैकेनिक्स का ही एक एडवांस फॉर्म है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि छात्रों, प्रिय छात्रों, बच्चों, अगर आप साइंस में अच्छा करना चाहते हैं तो न्यूटन्स लॉ को तो अभी आपको समझना ही चाहिए स्कूल लेवल तक। उसमें अमृत है, उसमें घुस जाना चाहिए तो आपका फिजिक्स पूरे तरह से सही हो जाएगा। आपका जो केमिस्ट्री लेवल पर क्वांटम केमिस्ट्री है उसको भी समझना चाहिए ताकि आप पूरे ज्ञान लेकर के क्वांटम मैकेनिक्स को समझ पाएँ एडवांस में, अगर आपको मौका मिलता है आगे जा कर के। और न्यूटन्स लॉ के और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप यूनिफाइड कर पाएँ तो आप जो भी 12th पढ़ रहे हैं या साइंस फील्ड में जाएंगे, जो इंजीनियर बनना चाहें, जो डॉक्टर बनना चाहें, तो उनसे आपको उन सभी को हमारे तरफ से यही सुझाव अगर है, थोड़ा माने कि आप अपने अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे, बहुत मनन के साथ पढ़ें। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायो हो, ये सभी मिलकर के ही अंत में यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरी, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी एक परिकल्पना है, उसको पुष्ट कर पाएगा। धन्यवाद।